हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको रियल लाइफ साइबर क्राइम से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि किन कमियों की वजह से लोग हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। आज की कहानी बड़ी मजेदार है, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये कहानी जो है रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लाखों रुपए का क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड करने के बाद क्रिमिनल्स ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। उन्होंने ना तो असली फोन नंबर का इस्तेमाल किया, ना ही ओरिजिनल वेबसाइट का इस्तेमाल किया, और ना ही जिस खाते में वो पैसे उन्होंने डलवाए वो भी ओरिजिनल था। यानी सारी चीजें उन्होंने फेक इस्तेमाल करी ताकि वो पकड़ में ना आए। लेकिन एक छोटी सी कमी की वजह से वो लोग पकड़ में आ गए। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। सबसे पहले हम स्टोरी के बारे में जानेंगे कि वास्तविक जो कहानी है वो क्या है। फिर हम ये जानेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया गया। स्टेप बाय स्टेप हम ये समझेंगे कि ये पूरी जो स्टोरी है इसे किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया गया। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज की जो कहानी है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ये जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है जब एक व्यक्ति किसी पेशेंट की पेमेंट करने के लिए अपने किसी जो करीबी होते हैं उनकी एक पेशेंट होता है हॉस्पिटल में भर्ती, उसकी पेमेंट करने के लिए अपने कार्ड का इस्तेमाल करता है। तो जैसे ही वो पहला कार्ड देता है तो उसमें आता है कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, डेबिट कार्ड से ये फ्रॉड हुआ था। तो फिर वो सेकेंड टाइम में दूसरा कार्ड देता है, तब भी उसके पास मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। और वो थोड़ा टेंशन में हो जाता है, क्योंकि उसके खाते में बहुत सारे पैसे होते हैं। लेकिन जब उसने अपने अकाउंट को चेक किया और बैंक वालों से कंफर्म किया तो उसे पता चला उसके खाते में अब एक भी रुपए नहीं है। उसके खाते में तकरीबन 8,35,000 रुपए थे, जो कि अब उसके खाते में नहीं थे। ऐसा होने के लिए ना तो उसके पास कोई एसएमएस अलर्ट आया बैंक की तरफ से, ना ही कोई ओटीपी आया, कुछ भी उसके पास नहीं आया था। तो ये केस जब पहुंचता है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर के पास, तो उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शॉर्ट में मैं इसे पूरा करूंगा, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन पे हम ध्यान रखेंगे। तो ये जो केस था कि उनके बैंक खाते से डेबिट कार्ड के जरिए 8,35,000 रुपए निकल चुके थे। और जब बैंक स्टेटमेंट मंगाई गई तो ये पता चला कि ये जो पैसे हैं अलग अलग जगह ट्रांसफर हुए हैं, और पिछले 2 दिनों के अंदर ये जो पूरा अमाउंट है ये ट्रांसफर हुआ है। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब भी बैंक से कोई अमाउंट ट्रांसफर होता है तो उसका ओटीपी जरूर आता है। लेकिन इस केस में बड़ी बात ये थी कि वो जो बंदा है वो कह रहा है कि मेरे पास कोई भी ओटीपी नहीं आया है। तो इन्वेस्टिगेशन पहलूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको हर एक पॉइंट, पूरी जो स्टोरी है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छे से सुनना है और फिर क्लूज को एक दूसरे से जोड़ना है। तो गाइज, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या था, फिर हम इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे भी फोकस करेंगे। वास्तव में जब इस केस को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला उनके फोन में कुछ मैसेजेस को जब चेक कर रहे थे तो पता चला एक मैसेज आया हुआ था जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से था, और उसके अंदर एक लिंक भी दिया था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके जो आपने टैक्स पे किया है उसे रिफंड कर रहा है। तो देखिए, जनरली अगर इस तरह की चीजें जो आईटीआर पे करते हैं और अगर ये लगे कि भाई हमने काफी ज्यादा अमाउंट पे किया और वो हमें वापस मिल रहा है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और आप इसे सोच भी सकते हैं कि इसमें ना तो कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है, ना फ्रॉड कर रहा है, ऐसी कहीं कोई शंका है ही नहीं। वहां पे एक लिंक था कि जिस पे क्लिक करके आप अपनी जरूरी जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ उसमें एक लिंक भी था जिससे आप एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, मतलब उसी लिंक के अंदर था कि पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, फिर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में और सबमिट कर दीजिए। यानी आपकी जो अमाउंट है वो कुछ टाइम के अंदर आपके खाते में वापस आ जाएगा। तो जब इसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो सबसे पहले जो लिंक था उसे चेक किया गया। लिंक भी कोई ज्यादा पुराना नहीं था। लिंक को कैसे चेक करते हैं, या वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं मैं बताऊंगा। फिर जैसे ही उन्हें एक एप्लीकेशन मिली उसी के फोन में, तो जो एप्लीकेशन थी उसकी एक खासियत थी कि वो जो एप्लीकेशन थी ना, वो फोन पे कंट्रोल बनाने वाली एप्लीकेशन थी, जिसकी मदद से फोन में आए हुए एसएमएस को पढ़ा जा सकता था और ऑटोमेटिकली डिलीट किया जा सकता था। तो जनरली ऐसा हुआ होगा, जब फोन पे मैसेजेस आए तो उस एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिक उन्हें डिलीट कर दिया और उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला। तो अब बात आती है कि क्रिमिनल कैसे पकड़ में आए। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिमिनल पकड़ में किस तरह से आए, कि उस एप्लीकेशन को एनालाइज किया गया, और एप्लीकेशन को एनालाइज करते टाइम ये पता चला कि एप्लीकेशन के अंदर एक कमी है, जिस कमी का नाम है SQL।
एसक्यूएल की एक वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के डेटा को देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसी कमी का फायदा उठाकर जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने इसी कमी का फायदा उठाया, ऐप के अंदर से सारा डेटा उन्होंने निकाल लिया और यही उन्हें एक फाइल मिली जिसे हम सर्वर लॉग कहते हैं। सर्वर लॉग में जनरली आईपी एड्रेसेस और सर्वर से रिलेटेड कहां से उसे लॉगिन किया गया है, किसने एप्लीकेशन को बनाया, इस तरह की जानकारी बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। जब उन्हें डेटा मिला और सर्वर लॉग मिले तो इसी की मदद से उन्हें क्रिएट करने वाले का यानी एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले का असली आईपी एड्रेस भी मिल गया और जो क्रिमिनल थे वो पकड़ में आ गए। अब मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन की तरफ आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं कि इसकी जो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरह से हुई। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे असली इन्वेस्टिगेशन की कि इस तरह के केसेस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हाउ टू स्टडी द केस, इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि केस को स्टडी करते टाइम आप उसके हर एक पहलू पे ध्यान दीजिए। जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो गई, किस व्यक्ति की कॉल आई है, कोई अननोन लिंक तो नहीं है, मैसेजेस हो गए, फोन नंबर्स हो गए, आपको ए टू जेड स्टोरी है वो अच्छे से स्टडी करनी है। उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं इस तरह के फ्रॉड्स के बारे में ये हम जानेंगे। कोई लिंक आता है तो उसे कैसे चेक कर सकते हैं, फेक एप्लीकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं, डोमेन टूल्स क्या होते हैं, एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी क्या है और कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, या किसी भी एप्लीकेशन को चेक कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं और हम एट द एंड ये भी समझेंगे कि इस तरह के केसेस में हम अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस में आप लोगों को बताना चाहूंगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो आपको जितना जल्दी हो सके कंप्लेन करना चाहिए बैंक को भी, और 3 दिन का इसमें मैक्सिमम टाइम दिया गया है। अगर आप 3 दिन के अंदर कंप्लेन करते हैं बैंक को तो आपका जो पैसा है वो रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब, लेकिन रिफंड करने की भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी गलती से पैसे गए हैं तो बैंक आपको रिफंड करेगा। अगर बैंक की गलती से पैसा गया है तभी वो आपको रिफंड करेंगे, और आपकी गलती से गए हैं तो पैसा बैंक रिफंड नहीं करेगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड आपकी कंप्लेन को रिजॉल्व करने का लगभग 90 दिन का होता है, यानी 90 दिन के अंदर बैंक को ये जो प्रोसेस है ये सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात आती है कि किसी भी फेक एप्लीकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं या फेक एप्लीकेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली ये जो चीज है इसमें क्या है, डाउनलोड एप्स ओनली फ्रॉम ऑफिशियल एप्स, यानी कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर की इंफॉर्मेशन चेक करें, उसकी रेटिंग्स चेक करें, कितनी पुरानी एप्लीकेशन है ये आप चेक करें, जो जनरली आप कर सकते हैं। बाकी आप लाइव प्रैक्टिकल कैसे करते हैं उस पे भी हम फोकस करेंगे। देन सेकेंडली इन सब के अलावा ऐप कब क्रिएट हुई है ये बहुत मायने रखता है इस तरह के केसेस में, कि कोई भी एप्लीकेशन बनी कब है। अगर मान लो नई एप्लीकेशन है जिसे बने में 1 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, या 10 महीने या 1 साल तक का भी टाइम है, दैट मीन्स उसके चांसेस हो सकते हैं कि वो फ्रॉड हो। मैंने कहा चांसेस हो सकते हैं, नॉट श्योर, क्योंकि वो तो रिव्यू वगैरह सारी चीजें देखने के बाद ही आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। तो ये आप समझ गए होंगे। सोशल मीडिया पे उसके एप्लीकेशन के बारे में क्या रिव्यूज हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ओरिजिनल एप्लीकेशंस को ही एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली जाती है। ओरिजिनल एप्लीकेशन की एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली जाती है, नाम में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है। तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी है, ऐप का नाम बिल्कुल सेम है जैसे आपको बताया गया है। मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मैं बैंक से बात कर रहा हूं, कोई भी नाम मैंने बोला, तो मान लो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसे एसबीआई लिखते हैं और बाद में कोई आई को एल लिख दे तो देखने में एक जैसे लगेंगे। तो इस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आपको ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन को कैसे चेक करें। तो गाइज यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी एप्लीकेशन को चेक करने का तरीका ये है कि अब जैसे कि हमारी एप्लीकेशन है मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, आप अगर इसे चेक करना चाहते हैं तो इसकी रेटिंग्स से कितने डाउनलोड्स हैं इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, रिव्यूज भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अबाउट द ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पे जाके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 दिसंबर 2023 को ये अपडेट हुआ है, लेकिन रिलीज हुई है 2020 में। अराउंड इसे 3 साल से लगभग 3 साल इसे हो चुके हैं। तो दैट मीन्स एक पुरानी एप्लीकेशन है, इससे आपको आइडिया लग गया। तो एक तरीका है एप्लीकेशन को कैसे चेक करते हैं, आप भी समझ चुके होंगे। किसी भी एप्लीकेशन को कब क्रिएट हुई है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। दूसरा था, अब वेबसाइट जो है वो कैसे चेक की जाती है। तो डोमेन टोल से चीज चेक की गई। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है whois.domain-tools के नाम से। तो यहाँ आप किसी भी वेबसाइट का नाम लिखेंगे तो वेबसाइट कब क्रिएट हुई,
आप यहाँ पे देख सकते हैं 1962 डेज दिखा रहा है, तो बहुत पुरानी है। 2018 की ये क्रिएट हुई है, 2026 में ये एक्सपायर होगी। तो एग्जैक्टली इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन से आप पता लगा सकते हैं। देन आईपी एड्रेस क्या है, एएसएन, डोमेन, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। दैट मीन्स कि आपको इस वेबसाइट पे जाके या हुईज लुकअप टूल में जाके वेबसाइट का नाम लिखना है, और वेबसाइट अगर पुरानी है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि नई वेबसाइट नहीं है ना। कोई भी कंपनी होने का दावा करे या एप्लीकेशन बोले कि बहुत पुरानी है, तो आप इस तरह से वेबसाइट को चेक करके पता लगा सकते हैं कि वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है। अब चलते हैं हम अगले स्टेप्स की तरफ। नेक्स्ट वन इज सर्वर लॉग्स। देखिए सर्वर लॉग एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्वर लॉग के अंदर क्रिएटर का आईपी एड्रेस या सर्वर से रिलेटेड जो जानकारीज होती हैं लॉग फाइल्स के अंदर स्टोर्ड होती हैं, उनसे आप काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब सवाल आता है कि एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी क्या है और कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एसक्यूएल इंजेक्शन यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जनरली कोई भी एप्लीकेशन या जो वेबसाइट होती हैं वो अपने डेटाबेस को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। अगर एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के कोड्स को अच्छे से नहीं लिखा गया है तो उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, उसे ही एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी बोला जाता है। और इसी का फायदा उठाकर कोई भी हैकर या अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें यानी साइबर एक्सपर्ट्स, वो इसी कमी का फायदा उठाकर आपके डेटाबेस को देख सकते हैं। एक तरह से आप बोल लीजिए डेटाबेस को हैक कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, एसक्यूएल की कमी क्या है, कैसे काम करती है, उसका डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे अच्छे से स्टडी करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीजों को मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है, यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, क्या होती है। तो इस तरह से आप एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। एक है एप्लीकेशन को चेक करने का एक और तरीका होता है जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग बोला जाता है। तो गाइज रिवर्स इंजीनियरिंग का भी जो वीडियो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोनों का, कि किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर कमियों को कैसे ढूंढते हैं। प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो उसके अंदर कमियों को कैसे ढूंढा जा सकता है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, सॉफ्टवेयर के अंदर भी किस तरह से आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बग फाइंड कर सकते हैं। ये सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो मेन था कि जिसकी वजह से क्रिमिनल पकड़ा गया, क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन के अंदर मिल गई एसक्यूएल की बग और जो क्रिमिनल था वो पकड़ में आ गया। तो ये सारे वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं कि ऐसी कंडीशन में आप कौन से स्टेप ले सकते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप देखिए मैलिशियस जो एप्लीकेशन है उन्हें आप चेक कीजिए कि एप्लीकेशन जो है उसके रिव्यू वगैरह से आप आइडिया लगा सकते हैं, कब क्रिएट हुई उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है। दूसरा यूआरएल जो आपके पास आया उसे चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इन केस अगर आपके पास शॉर्ट यूआरएल आया है, कई बार ना शॉर्टकट में जो यूआरएल हैं वो आते हैं, तो उसे कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है unsorten.it, यानी कि कोई भी अगर शॉर्ट में यूआरएल आपको आया है तो उसके अंदर असली यूआरएल कौन सा छुपा हुआ है ये आपको बता देगा। तो हम यहाँ पे देखिए मैंने एक शॉर्ट यूआरएल यहाँ पे पेस्ट किया है। अब इसके अंदर असली जो यूआरएल है उसका आपको पता चल जाएगा अनसॉर्ट करते ही। जैसे ही मैंने इसे अनसॉर्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर एक अलग ही यूआरएल छुपा हुआ था। सो हियर इज द यूआरएल। तो गाइज इस तरह से आप किसी भी शॉर्ट यूआरएल का भी पता लगा सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। उसके बाद चलते हैं हम एक अलग तरीके पे, यानी कि आपको कभी भी अनट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स या प्लेसेस से कोई भी एप्लीकेशंस, मूवीज, कोई भी चीज डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट अपने मैसेज नोटिफिकेशन को हमेशा एक्टिवेट रखें। मैसेज जो नोटिफिकेशन होता है उसे हमेशा एक्टिवेट रखें ताकि बैंक से अगर कोई भी मैसेज आता है तो आपको साथ ही साथ पता चले। ठीक है, ट्रांजैक्शंस पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। और इस तरह के फ्रॉड केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी टूल फ्री 2 नंबर्स दिए हैं जिन पे आप साइबर क्राइम की कंप्लेन कर सकते हैं, और आरबीआई का भी एक नंबर है जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो गाइज ये दोनों नंबर पे ऐसी कंडीशन में आप साथ ही साथ 1930 पे जाके कंप्लेन करें, और आरबीआई से रिलेटेड यानी बैंक से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आप 14440 नंबर पे कॉल करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज आप लोगों ने सीखा कि कैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड से आप बच सकते हैं, मैलिशियस एप्लीकेशंस को कैसे चेक कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। थैंक यू, गुड बाय।